हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत सारे मेरे पास आ रही थी प्रॉब्लम आ रही थी पेरेंट्स की कि मैम 7th-8th क्लास को कैसे पढ़ाएं। अगर घर पे बच्चे पढ़ रहे हैं तो पेरेंट्स उनको कैसे पढ़ाएं, अगर वो ट्यूशन जा रहे हैं तो उनको कैसे पढ़ाएं और उनको कैसे सब समझ में आ जाए। तो मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आए तो उसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब आप 8th क्लास के या 7th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए कि आप उनके सारे डाउट क्लियर कर पाए। ठीक है, ये नहीं कि आपको 5th के बाद पढ़ाना ही नहीं आ रहा है या आपको मैथ्स समझ में नहीं आ रही या आपको साइंस समझ में नहीं आ रही और आपने बच्चे ले लिए हैं। तो आपको जब अच्छे से सब समझ में आ रहा हो कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं 6th-7th को पढ़ा सकता हूँ, तभी आप उस बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करिए। और बच्चा अगर घर पे पढ़ रहा है तो पेरेंट्स भी ये ध्यान दें कि हमारा बच्चा क्लियर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, उसको 5th-6th की मैथ्स आ रही ही नहीं आ रही है। अगर बच्चे को 5th-6th लेवल की ही मैथ्स क्लियर नहीं है या ग्रामर में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके इंग्लिश ग्रामर में, तो बच्चे को 7th और 8th में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो आप बच्चे का बेसिक पहले तैयार करिए कि बच्चे की वो नॉलेज पूरी होनी चाहिए। आप स्टार्टिंग से जब बच्चा आपका स्कूल जा रहा है ना, तब तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि अभी तो बच्चा छोटा है, सीख रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही बच्चे की क्लास बढ़ती है, बच्चा 1st से 2nd, 3rd, 4th आगे बढ़ता है, तो बच्चे की नींव कमजोर हो जाती है। तब पेरेंट्स जागता है, तब वो बोलता है या तो स्कूल वाले को ब्लेम करेगा कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं आया, या ट्यूशन टीचर को ब्लेम करेगा कि तुमने इसको कुछ पढ़ाया नहीं। तो उसको, क्योंकि गलती इसमें पेरेंट्स की भी है, बच्चे की गलती नहीं होती इसमें पेरेंट्स की गलती है या स्कूल की गलती है या टीचर की गलती है। तो सबसे ज्यादा गलती पेरेंट्स की भी रहती है। पेरेंट्स कभी भी बच्चे की कॉपी उठाकर देखेगा नहीं कि तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, या ट्यूशन पे तुम जा रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, बेटा दिखाओ मुझे अपनी कॉपी बुक्स दिखाओ। तो बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा। तो यहाँ पर पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि पेरेंट्स टाइम टू टाइम अपने बच्चे की कॉपी चेक करता रहे, देखता रहे। अगर बच्चा ट्यूशन भी जा रहा है तो जब वो बच्चा घर आए तो अगर पापा के पास टाइम नहीं है तो मम्मी देख ले कि बेटा तुमने आज क्या किया, क्या पढ़ाई करी, आज मैम ने क्या पढ़ाया, कितने सब्जेक्ट पढ़ाए। इन चीजों की नॉलेज उन्हें होनी चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि 8th क्लास को कैसे पढ़ाएं। तो 7th या 8th क्लास में बच्चा ना तो ज्यादा बड़ा होता है ना ज्यादा छोटा होता है, तो उस बच्चे को आप ज्यादा डांट फटकार भी नहीं सकते। छोटे बच्चे को आप थोड़ा सा डांट दोगे या थोड़ी सी आंखें भी दिखा दोगे तो बच्चा डर जाएगा। लेकिन 7th-8th के बच्चे इस उम्र के होते हैं कि आप उन्हें ज्यादा डांट फटकार नहीं सकते हो। तो उसके लिए क्या करें आप, तो आप पहले तो सबसे पहले बच्चे का टाइम टेबल सेट कर दीजिए। ठीक है, कि बेटा आपको इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप घर पे पढ़ा रहे हो तो आपको इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। और आपको सारे सब्जेक्ट डेली टच करने की जरूरत नहीं है बड़ी क्लास में, क्योंकि अगर वो ट्यूशन भी जाएगा ना तो वहां पे भी मैम मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और SST, साइंस, तो कंप्यूटर, ये तो है नहीं कि एक दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ा देगी। वो एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट ही टच करेगी। जिसमें मैथ्स में पहले भी बोल चुकी हूँ, मैथ्स डेली टच करनी बहुत जरूरी है, बड़ी क्लास में जरूरी है डेली टच करनी, क्योंकि जब तक उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक उन्हें जब से अच्छे से उनके डाउट क्लियर नहीं होंगे, उनको मैथ्स समझ में नहीं आएगी। और आगे जाकर 9th-10th में भी उनकी मैथ्स पर कमांड अच्छी हो जाएगी अगर उनके डाउट क्लियर हो गए। और अगर आगे जाके 11th में वो मैथ्स ले रहे हैं तो उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए आप बच्चे का टाइम टेबल सेट कर दीजिए कि आपको बेटा आज आपको 2 या 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं और इनको आपको टच करना है। ठीक है, अगर ट्यूशन से पढ़ रहे हैं तो ट्यूशन वाली मैम भी यही करें कि आज मैं आपको ये 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी और इसी को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। लेकिन मैथ्स जरूरी है, मैथ्स साथ में बहुत जरूरी है। उसके साथ कभी हिंदी ले लीजिए, कभी इंग्लिश ले लीजिए, SST ले लीजिए, साइंस ले लीजिए। ठीक है, अब इनको पढ़ें कैसे, ठीक है, इनको पढ़ना कैसे। तो साइंस, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो आप पहले चैप्टर समझिए। चैप्टर में जो मीनिंग आते हैं, कुछ वर्ड्स आते हैं ऐसे जो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च करिए और साथ के साथ उसको क्लियर करिए। आपने वर्ड पढ़ा, आपने सोचा ये तो बहुत हार्ड वर्ड है, पता नहीं क्या मतलब होता है इसका, और उसको छोड़ दिया। नहीं, आप उसको अपने साथ मोबाइल रखिए, या पहले डिक्शनरी, हमारे टाइम पे डिक्शनरी हुआ करती थी, हम डिक्शनरी साथ लेकर बैठते थे। पर आजकल बच्चों के पास मोबाइल है, तो आप मोबाइल पे गूगल करिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये वर्ड, और साथ के साथ उसको क्लियर कर लीजिए। ज्यादा हो तो अपनी बुक के ऊपर ही जहाँ आपको वर्ड लिखा हुआ है उसी के ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आप नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं बैठे बैठे रीडिंग लगा रहे हैं, चाहे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा,
मम्मी मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पूरा पढ़ लिया और रख दी कॉपी। नहीं, आप नोट्स बनाने की आदत 8th क्लास से ही डालिए, जो आगे जाके आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, आपको ये नहीं कि पूरे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, वो तो आपको स्कूल वाला भी दे रहा है, पीडीएफ दे रहा है, आपको लिखवा रहा है। नहीं, आपको नोट्स का मतलब है कि जैसे आपने कोई सेंटेंस पढ़ा है तो उसका एक जो टॉपिक होता है नंबर 1 डाल के कि ये टॉपिक है, ये नोट्स है, ये मैंने पढ़ा था आज, इसके अंदर ही पूरी चीजें आ जाएंगी, लेकिन मुझे नोट्स याद रहेगा तो उसके मुझे अंदर का पूरा वाक्य है, पूरा सेंटेंस मुझे समझ में आ जाएगा। तो आप वैसे छोटे छोटे नोट्स बनाइए। अगर आप कुछ बड़ा क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उस पर अंडरलाइन करिए, आप मार्कर लाइए, आप उसके ऊपर अंडरलाइन करते जाइए कि इसका मतलब ये था, या अगर कभी मुझे रिवाइज करना हो तो मैं इसको पढ़ूंगा, सेंटेंस को, ये इस लाइन को पढ़ूंगा तो मुझे पूरा आंसर याद आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये आदत जरूर डालिए। ऐसे ही आप एसएसटी में भी करिए। आप एसएसटी को इग्नोर मत करिए कि एसएसटी तो क्या है, 10th के बाद हट जाएगी तो एसएसटी को कौन पढ़ता है, पर 10th तक तो पढ़नी बहुत जरूरी है ना। 10th में आपके नंबर आएंगे, मार्क्स आएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग परसेंटेज बनेगी, तो आप उसको इग्नोर ना करें। उसमें भी आप सेम वही रखिए कि आप चैप्टर अच्छे से समझिए, उसके बाद उसमें नोट्स बनाने की तैयारी कीजिए। अगर आपको टॉपिक लर्न होगा कि मुझे हेडलाइन याद है, वो लिख लिया आपने, तो उसके अंदर आप जो भी आपको याद आएगा उसके हिसाब से आंसर बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप वो एक लाइन नोट्स की तरह लिख लिया आपने। सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ्स। वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो 10th तक तो इम्पोर्टेंट है ही सही, उसके बाद अगर आप 11th में मैथ्स ले रहे हैं तो वो आपके बहुत काम आएगी। तो इसके लिए क्या करना है आपको जो एनसीईआरटी की बुक चल रही है 10th तक, जो एनसीईआरटी की बुक चल रही है मैथ्स की, आप उसके ही कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। 11th में जब आप कोचिंग जाएंगे तो कोचिंग वाला अपने हिसाब से आपको पढ़ाएगा और वो 11th का सब्जेक्ट पढ़ाएगा, लेकिन 8th, 9th, 10th में आप जो एनसीईआरटी की बुक चलती है आपकी, उसी को आप सारे उसके जो जितने भी सम्स होते हैं उनको सॉल्व कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स या डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर कीजिए। अगर मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको 10th तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बच्चा हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश में तो वही रीडिंग वाला चैप्टर है, रीडर वाला, लेकिन इसके अंदर ग्रामर आपको क्लियर करनी जरूरी है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी की ग्रामर आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपको हिंदी में ही लिखने हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपकी इंग्लिश ग्रामर भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी है तो कोई भी सब्जेक्ट हो, एसएसटी या इंग्लिश हुआ या साइंस हुआ, अगर आपको आंसर लर्न है तो आप उसका आंसर अपने शब्दों में, अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हैं। इसलिए उसमें ग्रामर क्लियर होना बहुत जरूरी है, आपको टेंस आने चाहिए। तो ये चीजें आप अभी से शुरू कर दीजिए, 7th 8th से। अभी से अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने क्लियर नहीं किया है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप टेंशन में मत आ जाइए कि अरे मैम कह रही है ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं, आप कोई बात नहीं, आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, 10th में जब बोर्ड होगी तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो आज मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं जिनके मैं आंसर देने वाली हूँ और दूसरी टीचर से मिलवाने वाली हूँ। तो चलिए हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि मेरे पास ये आ रहे थे तो मैं 8th क्लास को नहीं पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैंने उसका आंसर आपको नहीं दिया कि अगर 8th क्लास के बच्चे टेस्ट में नंबर कम लाते हैं तो हम उन्हें पनिश करते हैं या उन्हें किसी और तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अगर उनके नंबर कम आ गए या वो फेल हो गए, ये बच्चा पढ़ नहीं रहा, लर्न नहीं कर रहा, तो मैम आप उनके साथ कैसे पेश आते हैं, है ना। तो अगर मैं पढ़ा रही होती, छोटे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, तो अगर मैं बच्चों के साथ जितनी मेहनत करती हूँ उस पर मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उन बच्चों के नंबर में, ये होता है कि आप नंबर से बच्चों को नहीं आंक सकते। किसी बच्चे का दिमाग ज्यादा अच्छा होता है, किसी बच्चे का थोड़ा कम होता है, सारे बच्चे एक से नहीं होते। तो अगर मार्क्स से आप कहेंगे तो मार्क्स तो बच्चा चीटिंग से भी ला सकता है। ठीक है, आप उससे तो ये नहीं कह रहे कि बच्चे के ज्यादा मार्क्स आ गए तो बच्चा बहुत होशियार है, नहीं, बच्चा चीटिंग भी कर सकता है। तो है ना, इस नंबर से बच्चे को कभी मत आंकिए। बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बच्चे को सब चीजें समझ में आनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, तो अगर मैं बच्चों को जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। 5th तक के बच्चों को मैं मैथ्स अच्छे से पढ़ा लेती हूँ, पूरी रीडिंग लगवाती हूँ, हिंदी इंग्लिश की जो भी उनके चैप्टर होते हैं और जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपको लर्न कराने होते हैं। ठीक है, तो मैं उनको बच्चों को लिख लिख कर, अगर बच्चा लर्न नहीं कर पा रहा तो उनको लिख लिख कर वो चीजें लर्न कराती हूँ। मैम ये है ना, हमारे कुछ दर्शक है, जो फ्रेंड्स है, जो ये पूछना चाहते हैं कि आप 8th क्लास को पढ़ाती हैं, तो अगर 8th क्लास के बच्चों के कभी नंबर कम आ गए या बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया या वो लर्न करके नहीं आया, तो आप उनके साथ कैसे बिहेव करती हैं, उनके साथ कैसे पेश आती हैं, उन्हें डांटती हैं या कोई पनिशमेंट देती है।
तो आप प्लीज़ इस पर बताइए कि आप उनके साथ क्या करते हैं। मैं उनको क्या पनिशमेंट देती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैं कभी भी किसी भी बच्चे पे हाथ नहीं उठाती, किसी को भी मारती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पहली कोशिश होती है कि बच्चा प्यार से ही सारा काम कर ले। और मैं उनको इतना रिवाइज़ कराती हूँ, जैसे एग्ज़ाम आने के 10 डेज़ पहले ही मैं उनको 2 घंटा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देने लग जाती हूँ, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सके। इसके अलावा मैं बच्चों के पेरेंट्स के भी कांटेक्ट में रहती हूँ। टाइम टू टाइम मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि बच्चा घर पे पढ़ाई कर रहा है या नहीं। जितना यहाँ पे करके जाता है उससे ज़्यादा उसको घर पे करने की भी ज़रूरत होती है। तो मैं उनके पेरेंट्स से पूछती रहती हूँ, और नेक्स्ट डे जब बच्चा आता है तो मैं उससे जितना मैं उसको लर्न करने के लिए देती हूँ, मैं उससे रिवाइज़ करने के लिए देती हूँ, मैं उसको भी सुनती हूँ, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि मैम ने कल दिया था लेकिन आज तो मुझसे पूछा ही नहीं, तो मेरे को कौन सा लर्न करनी है। तो बच्चा फिर ऐसे आपको नेगलेक्ट करने लग जाएगा। इसलिए मैं जो काम उनको देती हूँ, नेक्स्ट डे मैं ज़रूर उनसे पूछती हूँ कि आज तुम याद कर आए हो या नहीं। अगर बच्चा याद कर आया है तो वो मुझे सुना देता है खुश होकर। और अगर बच्चे का मुझे पता चल जाता है कि बच्चे ने आज लर्न कर नहीं किया है, तो मैं उसके सामने ही उसके पेरेंट्स को कॉल करती हूँ, मदर को या फादर को। क्योंकि मैं पहले ही जब बच्चा एडमिशन लेता है मेरे पास, तो मैं दोनों के कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास ले लेती हूँ। और वो कहते हैं कि मम्मी से बात करनी, आप मेरे से बात करना मैम, या इसके पापा से डायरेक्ट बात करना, वो पेरेंट्स मुझे जाने से पहले बता के जाते हैं। तो मैं उनसे बात करती हूँ, मैं उनसे बोल देती हूँ कि आपका बच्चा 2 दिन से लर्न नहीं कर रहा है या कुछ। तो बच्चा इस डर से पढ़ कर आता है, और उसको पता होता है कि मैम मेरे सामने फ़ोन कर देगी, और अगर मैं पढ़ के नहीं गया तो नेक्स्ट डे फिर मम्मी मुझे घर पे, मतलब घर पहुँचते साथ मम्मी मेरे को पिटाई करेगी या मारेगी या कुछ भी है। तो आपको सबसे पहले पेरेंट्स को कॉन्टेक्ट। यस मैम। तो देखा आपने कि मैम ने सही बोला कि आपको अगर ट्यूशन्स पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो आपको पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट में रहना होगा। टाइम टू टाइम उन्हें भी आपसे पूछना होगा, और आपको भी उनको बताना होगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, या क्या पढ़ रहा है, या लर्न करके नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात मैम ने बहुत अच्छी बताई कि अगर आप बच्चे को कुछ लर्न करने के लिए दे रहे हो या लिखने के लिए दे रहे हो, या मैम ने बोला कल मैं आपका टेस्ट लूंगी, तो कुछ जरूर करें। अगर आपने 1 या 2 बार छोड़ा कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, चलो बेटा कल सुन लूंगी, आज आप दूसरा वर्क कर लो, तो वो बच्चा लापरवाह हो जाएगा उसके प्रति। उसको पता लग जाएगा कि मैम तो उससे कुछ पूछती नहीं है, कोई बात नहीं, रहने दो, उसको लर्न नहीं करती है। तो आप वो चीज जरूर करिए। और पेरेंट्स भी अगर बच्चे से बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, ये चैप्टर कंप्लीट करो, तो वो चैप्टर उनसे सुने, उनके बाद में उनसे पूछे कि आपने क्या पढ़ा इस चैप्टर में। अगर आपने बोल दिया कि बेटा इसको लर्न कर लो, इसको पढ़ लो, और उसके 1 घंटे बाद बच्चे ने बंद करी कॉपी और वो चला गया खेलने, तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि बच्चे ने क्या किया। तो आपको बच्चे के संपर्क में रहना पड़ेगा, बार बार बच्चे को देखना पड़ेगा कि बच्चा क्या कर रहा है। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं मैम से। मैम, कुछ पेरेंट्स ये चाह रहे थे, जिसका जवाब मैं पहले दे चुकी हूँ ऑलरेडी, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर ट्यूशन्स पे कोई बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते हैं, तो आप उनके साथ क्या करती हैं, कैसे क्या करती हैं कि बच्चा आपका होमवर्क करके लाए, आप इसके लिए क्या एफर्ट डालती है। तो प्लीज आप ये बताइए इसका आंसर। तो 1st to 5th क्लास के बच्चों के लिए तो अगर जो भी काम होता है उनको लिख के दे दिया जाता है कॉपी में, तो उनके पेरेंट्स ज़रूर कॉपी खोल के देखते हैं कि आज बच्चे को कोई काम मिला है या बच्चे ने करना है, तो वो करा देते हैं। लेकिन 6th 7th 8th के बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके पेरेंट्स भी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद ही काम करेंगे, खुद ही सब कुछ कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो ऐसे बच्चों को अब कि बिल्कुल वो प्रॉपर काम करके लाएं अपना घर से। उनके लिए क्या करना होता है कि स्टार्टिंग में जैसे बच्चा नया नया है, तो पहले तो हमें उसको समझना पड़ेगा कि बच्चा है कैसा वो पढ़ाई में सीरियस है, या वो सिर्फ ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आता है। तो मैं उनको काम देती हूँ, और उनको कह देती हूँ कि अगर ये काम मुझे कल नहीं मिला तो मैं आपके घर पे कॉल करूँगी। नेक्स्ट डे अगर बच्चा कर लाता है तो बहुत ठीक रहता है। अगर वो बच्चा काम करके नहीं लाया तो मैं स्टार्टिंग में फ़ोन ज़रूर करती हूँ, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि कल तो बोला था मैम ने, आज तो किया नहीं, अगर फ़ोन नहीं किया तो मैम हमेशा करेगी भी नहीं। मेरा काम होता है उनके पेरेंट्स से बात करना कि मैंने आपके बच्चे को ये काम दिया था लेकिन आपका बच्चा नहीं कर आया है। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी बच्चे पर प्रॉपर ध्यान दें। आप कम से कम उनसे ये कॉपी खोल के देख लें कि आज मैम ने तुम्हें कुछ लर्न करने के लिए दिया है या रिटर्न में कोई काम करने के लिए दिया है, कि बच्चा कर भी रहा है या नहीं। क्योंकि फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह दो कि ट्यूशन टीचर पर है, वो लर्न भी करा देगी, वो उसको होमवर्क भी करा देगी, वो उसको समझ, ऐसा नहीं हो सकता है।
इसलिए पेरेंट्स को मैंने पहले भी आपसे कहा कि पेरेंट्स को आपको कांटेक्ट में लेना ही होगा। उनको टाइम टू टाइम आपको बच्चे की रिपोर्ट बतानी ही होगी कि बच्चा ट्यूशन में कैसा है, बच्चा घर पे पढ़ता है या नहीं। आपको ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को भी नॉलेज में रखनी होगी, तभी जाके बच्चा आपको 100% नहीं कहती मैं, 70-75% आपको रिजल्ट दे पाए। थैंक यू मैम। तो देखा आपने कि मैम ने सही बोला कि इसके लिए भी आपको पेरेंट्स की नॉलेज में डालना पड़ेगा कि मैंने आपके बच्चे को वर्क दिया है तो आपको टाइम टू टाइम वो वर्क चेक करना पड़ेगा। ज्यादा हो तो आप एक डायरी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक छोटी सी पतली कॉपी मंगवा लीजिए बच्चों से और डेली आप जो वर्क दे रही है उनको, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं 1st to 5th या नर्सरी LKG के बच्चे, उनको तो आपने कॉपी मेंटेन करके दे दी कि बेटा ये घर से करके लाना है, और घर जाएगा तो पेरेंट्स कॉपी खोल के देखेंगे कि क्या पढ़ाई करी और आज मैम ने क्या वर्क दिया और बच्चों को करा देंगे। लेकिन 6th 7th 8th के बच्चे जैसे ही ऊपर क्लासों में पहुंचते हैं, बच्चे भी समझते हैं हम बड़े हो गए हैं और पेरेंट्स भी सोचते हैं कि तो तुम बड़े हो गए हो, अपने आप पढ़ो, अपने आप करो, मैम ने तुम्हें वर्क दिया है, अपने आप करो सब कुछ। तो बच्चा भी हड़बड़ा जाएगा क्योंकि वो ना तो बड़ा बच्चा है ना वो बहुत छोटा बच्चा है। तो इस समय बच्चों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप एक क्या करिए, एक डायरी बना लीजिए। उस डायरी में आप टाइम टू टाइम डेट डालिए कि आज डेट का मैंने इस सब्जेक्ट में, जो भी आपने 2 या 3 सब्जेक्ट लिए हैं, इसमें मैंने ये वर्क दिया है, तो आप कल इस पे सिग्नेचर करा के लाना पापा या मम्मी की, ठीक है। और जब बच्चा वर्क करके नहीं लाए तो आप 1 या 2 बार घर पे कांटेक्ट जरूर करिए, फोन कर दीजिए, ताकि उस बच्चे में भी डर रहेगा कि अगर मैंने वर्क नहीं किया तो मैम मम्मी को या पापा को कॉल कर देंगी, ठीक है। और उनके पेरेंट्स से भी बोलिए कि अगर ये घर पर आपकी बात नहीं मान रहा है या वर्क नहीं कर रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट करके बताइए कि घर पे कैसे बिहेव करता है आप लोगों के साथ। तो उसमें बच्चे को उसमें डर रहेगा। तो इसमें सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्यूशन टीचर की नहीं होगी, इसमें पेरेंट्स की भी होगी, क्योंकि पेरेंट्स अगर ध्यान नहीं देगा तो टीचर कोई भगवान नहीं है, ट्यूटर कोई भगवान नहीं है कि वो बच्चे को आराम से कुछ घोल कर पिला देगा, ठीक है। हम तो अपना एफर्ट डाल सकते हैं, बच्चे को जो डाउट है जो वो क्लियर कर सकते हैं। हाँ, 100% रिजल्ट नहीं रहेगा तो 75 तक तो हम रिजल्ट दे ही सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें पेरेंट्स को भी अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो आई होप आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके देन, थैंक यू, बाय।